हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। हाँ जी, आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हमारा 11th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स जो सिंगेज की बुक आपको करवाई जा रही है, इसी में जो चैप्टर हमारा चल रहा है कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी हम कौन सी बुक सॉल्व करें? अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुक सॉल्व करें और इसका जो पहला चैप्टर है कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके इस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है और एरिया ऑफ पॉलीगन कैसे निकाला जाता है। ये कंसेप्ट सुनकर, ये टॉपिक सुनकर बेशक आप मान सकते हैं सर कितना इजी सा तो फॉर्मूला होता है, कितना इजी सा तो कंसेप्ट है। तो देख लेते हैं कितना इजी है और कितने शानदार से, बेहतरीन से जेईई मेंस और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन सकते हैं और वो कैसे किए जा सकते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स इसी टॉपिक को। पर इससे पहले क्या आप ये जानते हो कि हमारा प्लेटफॉर्म पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यानी किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड, अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे दूसरे कोर्सेस आपको यहाँ पर मिलते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे तो हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com या फिर आप चाहें तो हमारे YouTube चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर जाकर सारी चीज़ें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, सारे प्लेलिस्ट में, अरेंज्ड मैनर में एक्सेस कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप ई बुक्स या नोट्स को रेफर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी गेट नोट्स करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ क्लिक करिए और उसके थ्रू हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके आप उसको लेकर भी, एक्सेस को लेकर बातें उनसे कर सकते हैं। बिना किसी डिले के आज का लेक्चर शुरू करेंगे स्टूडेंट्स और सबसे पहले समझेंगे कि एग्जैक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या। तो जैसा हमने डिस्कस किया है कि सर अगर एक आर्गेंड प्लेन, जिसे आप कहते हो गॉसियन प्लेन, अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो, पर फिलहाल अगर हम बात करें तो जो आपका कोऑर्डिनेट में प्लेन होता है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, 2D में आप चीजें इमेजिन कर रहे होते हो, उस प्लेन पर अगर चीजें वर्कआउट की जाएं, उस प्लेन पर अगर चीजें वर्कआउट की जाएं तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस का बड़ा ही शानदार सा फॉर्मूला दिया जाता है। आई होप आप ये जानते हो। अगर ये एक कोऑर्डिनेट है, लेट्स से स्टूडेंट्स x1, y1, और अगर ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, तो क्या सर कोई तरीका है जिससे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाली जा सके? बिल्कुल, देयर इज अ सर्टेन फॉर्मूला व्हिच गिव्स यू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी, लेट्स कॉल दिस पॉइंट ए, लेट्स कॉल दिस पॉइंट बी, तो डिस्टेंस निकालने का देयर इज अ फॉर्मूला। और क्या है सर वो फॉर्मूला? वो सीधा सीधा शानदार सा फॉर्मूला है, रूट ओवर इन दोनों के बीच का डिफरेंस का स्क्वायर। अब सर x1 माइनस x2 करोगे, x2 माइनस x1, जो आपको ठीक लगे, क्योंकि डिफरेंस का जब आप स्क्वायर करोगे तो डिफरेंस नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा। तो आप जो लिखना चाहें लिखिए, कोई बुराई नहीं है। क्या आप बात समझ पा रहे हो? और इसी तरीके से जो y कोऑर्डिनेट है उसके भी डिफरेंस का स्क्वायर आप कर लीजिए और इस सम का क्या ले लीजिए भाई, अंडर रूट, और ये आपको क्या दे देगा? ये आपको दे देगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या ये बात आप याद रखेंगे? मेरे ख्याल से ये बात आप सब बहुत अच्छे तरीके से, भली भांति जानते हैं कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के डिस्टेंस इस फॉर्मूले से इजीली निकाली जा सकती है। सर ये बात तो समझ आई, लेकिन मान लो अगर मुझे किसी पॉइंट की डिस्टेंस, लेट्स से हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट की डिस्टेंस मुझे लेट्स से ओरिजिन से निकालनी है। ये आपका क्या हो गया भाई? ये सर ये हो गया हमारा ओरिजिन, और अगर मैं ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकालना चाहता हूं, लेट्स से देयर इज अ पॉइंट, है ना, तो ये कैसे निकालेंगे? क्या इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हम दे सकते हैं? बताओ भाई। x1 माइनस जीरो होल स्क्वायर मतलब x1 स्क्वायर, प्लस y1 माइनस जीरो होल स्क्वायर मतलब y1 स्क्वायर, प्लस मतलब इन दोनों का सम का अंडर रूट। तो क्या आप ये बात समझ पाए रादर कि इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस बता सकते हैं? ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पे हम आगे जाके बात करेंगे, तो इसे अच्छे से समझ के रखिएगा। इस पर एक बहुत क्रूशियल रिजल्ट हम डिराइव करेंगे और इसे हम कई सारे चैप्टर्स में और भी अच्छे तरीके से यूज करेंगे, तो इस बात को मत भूलिएगा। आई होप आपको ये बातें याद रहेंगी। तो ये दोनों पॉइंट्स बेसिकली मैं डिस्कस करना चाह रहा कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस और किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है। और अगर ये बात आप अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए, अगर ये बात आपने अच्छे से समझी, और बेशक इसका जो आप एक्सप्रेशन है वो कैसे आ रहा है, ये हो जाएगा आपका बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, दिस इज नथिंग बट व्हाट, हाइपोटेन्यूज। आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए और आप डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे, है ना। तो ये बात तो आप याद रखेंगे मेरे ख्याल से। अब काम की बात पर अगर आए तो काम की बात क्या है सर? काम की बात है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सिमिलरली डायरेक्टली आपकी सिंगेज की बुक से उठाए गए हैं। पूरी सिंगेज बुक एज इट इज वर्बटिम करवाना और करना डज नॉट मेक एनी सेंस। तो उसका सार, उसका एक्सट्रैक्ट, उसका निचोड़, द बेस्ट आउट ऑफ दैट बुक, यानी कि कंप्लीट थ्योरी, बहुत ही डिटेल्ड मैनर में, सारे फॉर्मूले, सारी चीजों का रिवीजन ऑफ कोर्स, और उसी के साथ क्या, उसी के साथ बिल्कुल स्क्रैच से जेईई मेंस और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस करवाना और करना हमारा मोटिव है। तो जल्दी से क्वेश्चन देख लो भाई और जल्दी से ट्राई कर लो, क्योंकि हमारा मोटिव यही है कि हम पहले ट्राई करेंगे क्वेश्चन खुद से और फिर करेंगे
करेंगे इसे साथ में डिस्कस। तो मेरा यकीन है आपने स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर लिया, और यही हम करेंगे। क्या करेंगे भाई कि क्वेश्चन में हर बार चाहूंगा कि आप ट्राई करें, है ना। मेरे भरोसे मत रहिए, बिल्कुल मैं करवाऊंगा, लेकिन पहले खुद की एबिलिटी, खुद की दक्षता, खुद की स्किल डेवलप करने पे काम करिए। तो जरा बताओ भाई कमेंट में लिखकर कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है। कोई बता पा रहा है क्या? जल्दी से बताओ भाई। मेरे ख्याल से इस तरह से कैसे सोचा जा सकता है। अच्छा, आप सारी बातें छोड़ो, क्या आप बेसिक ज्योमेट्री का ये कंसेप्ट जानते हो कि सर अगर एक सर्कल है, अगर एक सर्कल है और सर्कल में कहीं डायमीटर है, सर्कल में ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं सेंटर होगा, उससे पास होने वाली कॉर्ड हमारी क्या होती है? डायमीटर। तो सर हम एक बात बहुत जरूरी सी जानते हैं कि सर्कल का जो डायमीटर होता है, सर्कल का जो डायमीटर होता है वो राइट एंगल सबटेंड करता है एनीवेयर ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। डू यू ऑल रिमेंबर दैट? आई रिपीट माय स्टेटमेंट कि अगर एक सर्कल है सर और लेट्स से उसका डायमीटर है ए बी, तो सर्कमफेरेंस पे कहीं पर भी मतलब सर यही जरूरी है क्या? नहीं भाई, यहां ले लो। तो लेट्स से ये एक पॉइंट लिया डी, और अगर मैंने डी को इन ए और बी एक्सट्रीम से कनेक्ट किया तो ये भी एक राइट एंगल भी बनेगा। मेरा पॉइंट आप समझ पाए या नहीं? मतलब एक डायमीटर, किसी भी डायमीटर से सर्कल के सर्कमफेरेंस पर कहीं पर भी जो एंगल सबटेंड होता है वो क्या होता है भाई? राइट एंगल। सर इस बात का क्या मतलब है? इस बात को क्या मैं यहां यूज कर सकता हूं? देखो भाई क्या लिखा हुआ है, P, Q and R are the 3 points such that PQR is a right angle। ठीक है सर, PQR एक राइट एंगल है। एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल RQP, द ट्राइंगल RQP PQR is 7 square units। फाइंड द नंबर ऑफ सच पॉइंट्स आर, मतलब वो पूछना चाह रहा है कि अगर एक ऐसा ट्रायंगल बनाए जो कि स्पेसिफिकली कैसा हो सर? राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें दो बातें फिक्स्ड हैं सर। कौन सी दो बातें? कि P और Q तो कुछ फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, अब आप R को मूव करवाने की लिबर्टी रखते हो, अब आप R को फ्लक्चुएट करवाते हो। अगर आप R को फ्लक्चुएट करवाने की लिबर्टी रखते हो तो इस तरीके से रखना सर कि आपके इस ट्राइंगल का एरिया जो हो वो 7 यूनिट्स हो, वो 7 स्क्वायर यूनिट्स हो। तो क्या सर? तो वो पूछ रहा है आपसे कितने ऐसे पॉइंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्या आप बात समझ पा रहे हो कि सर 2 पॉइंट तो फिक्स कर दिए, तो क्या इसको मैं अभी बताए हुए कॉन्सेप्ट पर ले जा सकता हूं क्या? कोशिश करके देखते हैं। कोशिश करने से मेरा मतलब है कि इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई डायमीटर होगा। बिल्कुल होगा सर। इस डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूं P एंड Q। कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं है सर। अच्छा बताओ P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? P के कोऑर्डिनेट्स हैं सर 3,1, और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए सर? Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,5। ठीक है सर, ये बात भी डाइजेस्ट करी। अब क्या? अब मेरा कहना है R अगर मैंने एक पॉइंट लिया, चूंकि सर वो कह रहा था इस क्वेश्चन में कि ये जो PQR ट्रायंगल है वो R पर राइट एंगल है। आई होप आप समझ पा रहे हो। PQR, सॉरी उसने क्लियरली स्पेसिफिक लिखा PRQ, मतलब जो R पर एंगल बन रहा है दैट इज अ राइट एंगल। कौन सा एंगल स्टूडेंट्स? इस PRQ, मतलब वो क्लियरली बोल रहा है कि ये जो PRQ आपका एंगल है दिस इज अ राइट एंगल, मतलब दिस इज अ 90 डिग्री एंगल। एंड इन ऑर्डर टू हैव R, मतलब PRQ as a right angle, I need to ensure कि PQ अगर एक डायमीटर की तरह बिहेव करे तो R must lie anywhere on the circumference of the circle। मतलब R इस circumference पे कहीं भी लाई करे तो PRQ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। बेशक बन जाएगा, लेकिन एक मिनट, अभी आप एक गलती कर सकते हो। क्या गलती कर सकते हैं सर? गलती शायद ये हो सकती है कि आप पहले इसे भी तो पढ़ो, ये भी तो कुछ काम की बात लिखी है। बिल्कुल लिखी है सर। तो मैं मान लेता हूं एक रैंडम पॉइंट लेट से R यहां पर है ना, मुझे नहीं पता सर क्या है, लेकिन मैं मान लेता हूं रैंडम पॉइंट R यहां पर, जिसको मैं कोऑर्डिनेट्स दे देता हूं x, y। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है सर। अब अगर मैं बोलूं आपसे तो आप मुझे बताओगे क्या कि सर R डेफिनेटली अगर इस सर्कल की सर्कमफेरेंस पे लाई करेगा जिसका डायमीटर है PQ, जिसका डायमीटर है PQ, तो ऑफ कोर्स सर R विल बी अ राइट एंगल, मतलब R डेफिनेटली एक 90 डिग्री का एंगल होगा। ये बेसिक सी ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है जो हम जानते हैं। मेरा बस आपसे पूछना है, गौर से सुनिएगा, क्या आप मुझे P और Q के बीच की डिस्टेंस बता सकते हो? मैं ये इसलिए जानना चाह रहा हूं क्योंकि मैं एक्चुअली इंटरेस्टेड हूं उसकी रेडियस निकालने में। मैं थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टेड हूं उसकी रेडियस निकालने में। तो सोच के बोलना सर P और Q के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला 6 - 3। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा? मैं PQ की डिस्टेंस निकाल रहा हूं और PQ डिस्टेंस को मॉड PQ से डिनोट कर रहा हूं। कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं है सर। क्या बात आपको समझ आई? आई होप आप डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से जानते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने डिटेल में डिस्कस किया, ये वही आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है अगर आपको याद आ रहा है तो। तो सर ये जो डिस्टेंस आ रही है किसके बीच की? P और Q के बीच की डिस्टेंस डायमीटर में निकाल रहा हूं। तो 6 - 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 3 है ना। तो पहले ले लेंगे 3 का स्क्वायर, और क्या सर? और ध्यान से देखो 5 - 1 दैट्स 4। तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई परेशानी तो नहीं? फिर से सुन लीजिए, 6 - 3 3 का स्क्वायर और 5 - 1
4 का स्क्वायर। डिड यू ऑल गेट दैट? और सर यहाँ तक अगर बात समझ आई तो 3 और 4 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, याद करो। यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, 25 का अंडर रूट, बोलो भाई कितना? 5। सो डू यू ऑल अंडरस्टैंड, अगर एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात हो रही है तो 3, 4, 5 का पेयर एग्जिस्ट करता है। तो पी क्यू जो डायमीटर है सर उसकी वैल्यू आती है 5, उसकी डिस्टेंस मतलब पी और क्यू के बीच की जो डिस्टेंस है या पी क्यू जो डायमीटर है उसकी लेंथ जो है वो आती है 5। इसका क्या मतलब? सर अगर डिस्टेंस पी और क्यू यानी डायमीटर की है 5 लेंथ तो कैन आई से सर रेडियस इसका हाफ होगी यानी 2.5। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, कोई परेशानी अभी तक तो नहीं है। क्या यहां से अब बस आप मेरी इतनी सी हेल्प कर सकते हो, इतनी सी हेल्प कर सकते हो कि सर आर के बारे में अब हम क्या कह सकते हैं? इतना ट्राई किया, इतना देखो, इतना समझो और मुझे जल्दी से देखकर ये बताओ कि आप आर के बारे में क्या कहोगे, आप आर पॉइंट कैसे निकालोगे, आप आर के बारे में क्या प्रेडिक्शन दोगे? कुछ सोच पा रहे हो क्या? मेरा कहना है बस इतना सा काम करो, एक छोटी सी बात सोचो कि सर ये भी तो एक हिंट दी थी, आप इसको यूज क्यों नहीं कर रहे हो? सर एक छोटा सा काम ये करते हैं कि आपको ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला आता है क्या? आपने सर ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है क्या? मतलब अगर ये ट्रायंगल है मान लो सर, और इस ट्रायंगल में अगर मैं एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो इसे अगर मैं कहूं इसके लेट से हाइट और इसे मैं थोड़ी देर के लिए कह दूं इसका लेट से बेस, तो क्या सर इस ट्रायंगल का एरिया आप बता सकते हो? सर कुछ तो पढ़ा है हमने, तो क्या पढ़ा है जल्दी बताओ भाई। जो हमने पढ़ा है सर वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट एंड दैट्स द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। डू यू ऑल रिमेंबर दैट फॉर्मूला? सर अगर ये पढ़ा है तो इससे क्या बताना चाह रहे हो आप? इससे मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि हैड यू ड्रॉप्ड अ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, आपने अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया होता है यहाँ से, है ना, तो लेट्स से मैं इस पॉइंट का बेस जो कहता हूँ वो कह लेता हूँ m, आपको बस समझाने के लिए। तो क्या आप मेरी हेल्प करोगे इस ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया फिगर आउट करने में? सर ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है पी आर क्यू है, पी क्यू आर, इसका जो भी आप एरिया कहना चाहें वो आपके अकॉर्डिंग होगा हाफ। कैन आई कॉल दिस पी क्यू एज अ बेस? क्या हम पी क्यू को बेस मान सकते हैं? बिल्कुल मान लो सर। तो पी क्यू आपका हो जाएगा बेस। और क्या आप मुझे हाइट जानने में हेल्प करोगे? तो कैन आई कॉल आर एम एज दी हाइट? बिल्कुल सर, आप आर एम को हाइट मान सकते हो। तो ये रही आपकी आर एम हाइट। और बाय द वे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग मोर क्लैरिटी, क्या आप मुझे बताओगे ट्राइंगल आर क्यू पी का एरिया कितना है? सर गिवन डेटा के अकॉर्डिंग इट इज 7। सर डेटा जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो एरिया निकल कर आ रहा है वो कितना है सर? वो है 7। कोई तकलीफ यहां तक, कोई परेशानी सर नहीं है? अच्छा सर एक बात बताओ, अब बताओ पी क्यू की वैल्यू पता है क्या? सर पता तो है, कितनी है भाई? पी क्यू की वैल्यू है 5। पी क्यू की वैल्यू है 5, ठीक है सर। तो अगर ये कुछ वैल्यूज को ट्राई करें, है ना, तो ये क्या दिख रहा है? आर एम यहां दिख रहा है, सुनिएगा ध्यान से, है ना, वहां पे दिख रहा है 7, ये 2 भी वहां शिफ्ट किया तो ये 2। और डू यू रियलाइज पी क्यू जो है अगर यहाँ प्रोडक्ट में है तो वहां जाके डिवीजन में जाएगा और पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 5। कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है। चलो 7 का डबल कितना भाई? 14। सर 14 को 5 से डिवाइड करना है। एक काम करो, 14 का डबल करके 10 से डिवाइड कर दो। 14 का डबल कितना होता है? मैं ऐसा क्यों कह रहे हो सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ 5 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? देखो ये बस मैं थॉट है मेरा, बस मेरी एक प्रोसेस है कि जब भी मुझे किसी नंबर को 5 से डिवाइड करना होता है तो मैं क्या करता हूँ पता है? मैं उससे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड और कर देता हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो जैसे इसका डबल करोगे तो आपको बस 10 से डिवाइड करना, और 10 से डिवाइड करना हमारे लिए आसान है। तो क्या ये बात आप समझ पाए? बिल्कुल समझ गए सर। तो बताओ भाई 7 का डबल मतलब 7 इंटू 2 14 तो है, 14 को 5 से डिवाइड करना है तो 14 का डबल 28 और 28 को 10 से डिवाइड करो तो 2.8। तो आर एम आ रहा है 2.8। ठीक है सर, आपने करा क्या? फायदा क्या हुआ? आप थोड़ा गौर फरमाइए जनाब, ये आ रहा है 2.8, ये आ रहा है 2.8। अब प्रॉब्लम यह है कि यहां पर एक कॉन्ट्रडिक्शन है। सर कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? कॉन्ट्रडिक्शन ये है, आप सोच के देखो स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये इसकी रेडियस है और रेडियस है 2.5। तो रेडियस से ज्यादा लेंथ ये कैसे हो सकती है? सबसे बड़ी लेंथ मतलब सर्कल की सरकमफेरेंस से सर्कल की सेंटर की डिस्टेंस सबसे ज्यादा होती है। मैं फिर से पॉइंट आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूं, सुनो ध्यान से कि अगर ये एक सर्कल है, अगर ये सर्कल का सेंटर है तो जो सर्कल के अंदर लाई करने वाले पॉइंट से सर्कल के सरकमफेरेंस की जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है ना, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है ना, वो रेडियस होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई रिपीट माय पॉइंट कि सर्कल के सेंटर से सर्कल की सरकमफेरेंस पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट की, मतलब सेंटर मतलब अगर सर्कल के अंदर मैंने कोई और पॉइंट लिया होता ना और उससे अगर सर्कल की सरकमफेरेंस की डिस्टेंस निकालता तो वो डेफिनेटली रेडियस से कम आती। तो इसका यहां पर क्या एप्लीकेशन? आप खुद सोच के देखो, सर्कल के अंदर एक पॉइंट है, ऑफ कोर्स सर्कल के अंदर एक पॉइंट है। अब सर्कल के अंदर अगर ये पॉइंट है और इसकी जो रेडियस है, सरकमफेरेंस से जो डिस्टेंस है, अगर वो ज्यादा आ रही है इसकी रेडियस से, तो यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन होने का मतलब ऐसा कोई आर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता।
कर सकता है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल बना दे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता कि उस ट्रायंगल का एरिया 7 स्क्वायर यूनिट हो जाए। आपको कॉन्ट्राडिक्शन समझ आ रहा है? 7 स्क्वायर यूनिट से डाइजेस्टेबल नहीं है। वो इस तरीके से होना था ताकि इस पॉइंट की जो वैल्यू निकल कर आ रही थी, इस आर एम की जो डिस्टेंस निकल कर आ रही थी, वो 2.5 से कम होती। अगर ऐसा होता तो मैं जरूर कहता कि ये सारे पॉइंट्स उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो उस केस में हम आंसर बता पाते। पर डू यू ऑल अंडरस्टैंड कि गड़बड़ क्या हो रही है? डू यू ऑल रियलाइज की गड़बड़ क्या हो रही है कि सर ये रेडियस से ज्यादा तो नहीं हो सकता। मतलब मेरा ये पॉइंट है आपसे कि इस पॉइंट की सर्कमफेरेंस से जो डिस्टेंस है वो रेडियस से ज्यादा तो नहीं हो सकती। डू यू ऑल गेट दैट? डू यू ऑल अंडरस्टैंड दैट? और लॉजिकली सही है ना ये? मतलब आप ऐसे सोचो, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज छोटा है और परपेंडिकुलर बड़ा है। आप समझ रहे हो? ये 2.5 है और ये 2.8 है, तो ज्योमेट्रिकली इट इज रॉन्ग। ज्योमेट्रिकली ये गलत है कि सर हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज जो होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है। परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम का अंडर रूट होता है वो। आप समझो बात को, कि आप ये बात समझ पाए? एंड देयर इज अ क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब ऐसा कोई पॉइंट आर तो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रडिक्शन है, वो गलत हो रहा है। हम जो बात लेकर चल रहे हैं, उन्होंने जो निकाल के दिया रिजल्ट, उन बातों में मेल मिलाप नहीं हो पा रहा है साहब। और ऐसा हो रहा है तो मैं कहूंगा ऐसा कोई भी पॉइंट आर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो पूछ रहा है फाइंड सच पॉइंट्स आर, तो मैं कहूंगा इसका आंसर होगा 0, कि ऐसे कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और ये बिल्कुल एक जेई मेंस और एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन है जब आप स्क्रैच से चीजें शुरू करोगे। और क्या यूज हुआ सर? बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्री और डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या आप ये बात समझ पाए? आई होप बहुत अच्छी क्लैरिटी के साथ आपने इस क्वेश्चन को समझा और कई सारे स्टूडेंट्स ये आंसर ला पाए होंगे। और अगर इस क्वेश्चन का आप आंसर लाए थे तो क्या हम थोड़ा और आगे बढ़ के कुछ और चीजें समझें? अच्छा, एक और बात सर, एक और बात। ये क्या लिख रहे हो सर? मैं ये लिख रहा हूं कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाला जा सकता है। क्या बात कर रहे हो सर? मतलब अगर आर्गेंट प्लेन पे आपके पास कोई ट्रायंगल है, लेट्स अज्यूम आर्गेंट प्लेन पर आपके पास कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स पता है आपको कि x1, y1, यहाँ लिखा है लेट्स से x2, y2, और यहाँ लिखा है लेट्स से x3, y3। तो क्या सर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया निकालने की ये फॉर्मूला वाली मेथड से मैं अच्छा कहूंगा, देयर इज अ स्टेयर मेथड। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेयर मेथड? ऑल्दो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स अलजेब्रा में मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे अलजेब्रा में मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, तब भी हम इस बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है। एक छोटी सी स्टैंडर्ड सी मेथड है विच इज कॉल्ड द स्टेयर मेथड। और स्टेयर मेथड से किसी भी ट्रायंगल का एरिया या किसी भी एक्चुअली पॉलीगन का एरिया निकाला जा सकता है। इस फॉर्मूले से अच्छा स्टेयर मेथड है। बात कर लेते हैं स्टेयर मेथड की कि स्टेयर मेथड कहती क्या है। पहले हम ये समझते हैं एन साइडेड पॉलीगन। सर जरूरी है रेगुलर हो? बिल्कुल नहीं, कैसा भी पॉलीगन हो। क्या बात करें सर? कोऑर्डिनेट इतनी आसान कर देगी चीजों को। बस यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ। जहां पे हम पॉलीगन को सोच ही नहीं पा रहे कि सर कैसा है, क्या शेप है, क्या गणित लगाना है, उसको क्या शेप में कन्वर्ट करना है, फिर कैसे उसका एरिया निकालेंगे, ये इतने आसान से फॉर्मूले से आपको प्लॉट करके एरिया निकालने में हेल्प करेगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। और इसीलिए ये एक बहुत ही इफिशिएंट मेथड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके थ्रू आपने ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स को और अच्छे तरीके से सॉल्व किया। वो स्टैंडर्ड कन्वेंशनल जो फॉर्मूले थे उनको कन्वर्ट करके आपने बहुत आसानी से आंसर निकालना सीख लिए। यानी कि ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स इस बात को कि किसी भी पॉलीगन का, मतलब सर कोई सा भी पॉलीगन हो, मतलब कैसा भी शेप बना हो, क्या मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं? बिल्कुल आप निकाल सकते हो। तो मुझे जरूरत क्या होगी सर? आपको बस मुझे ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट, ये जो वर्टाइसेस हैं स्टूडेंट्स, आप बस मुझे ये वाले कोऑर्डिनेट्स बता दीजिए, मैं आपको इस पॉलीगन का एरिया बता दूंगा। आप समझ पा रहे हो उस बात की सीवियरनेस? बिल्कुल हाँ। तो सर कैसे निकालेंगे? बड़ा ही आसान सा तरीका है। फिर से आपके सामने एक फॉर्मूला रखा जा रहा है। मैं कह रहा हूं अभी इस फॉर्मूले को देख के घबराओ मत, सोचो मत। आप तो बस एक काम करो, देयर इज अ मेथड कॉल्ड स्टेयर मेथड। स्टेयर मेथड क्या कहती है सुनना। कितने पॉलीगन है सर? पॉलीगन है एन साइडेड, पॉलीगन है एन साइडेड। तो आप क्या करो, पहली वर्टेक्स, दूसरी वर्टेक्स, तीसरी वर्टेक्स, nth वर्टेक्स और वापस पहली वर्टेक्स तक के सारे पेयर्स लिख लो। क्या आप समझ पाए? जैसे पहली वर्टेक्स है 2, 3, 5, 7, -1, 2, ऐसे करते करते, और आखिर में वापस फर्स्ट को लिख लेना। जो फर्स्ट थी लेट्स से 2, 3, तो वापस 2, 3 लिख लेना। क्या है बात समझ पाए? और स्टेयर मेथड कहती है कि आप इनका मल्टीप्लिकेशन करके डिफरेंस लेते जाओ। मल्टीप्लिकेशन करके डिफरेंस लेके मतलब सर x1 y2 का प्रोडक्ट माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस ऐसे और ऐसे, इतना सब कुछ करते जाओ। सर ये इतना मेहनत करनी पड़ेगी? अरे इतना बड़ा पॉलीगन थोड़ी देंगे, वो ट्रायंगल से ज्यादा नहीं दे रहे आपको, ठीक है? और ट्रायंगल से ज्यादा नहीं दे रहे मतलब, और बस एक छोटा सा पॉइंट कि इसमें हाफ से मल्टीप्लाई और कर देना। मतलब आप कहना चाह रहे हो ये ट्रायंगल का फॉर्मूला बहुत आसानी से निकाल सकते हैं? मैं कह रहा हूं बिल्कुल निकाल सकते हैं स्टेयर मेथड से। मतलब मैं कह रहा हूं इस फॉर्मूले के बिना भी आप स्टेयर मेथड से बहुत इजीली इसका एरिया निकाल सकते थे। कैसे सर? पहले तो आगे लगा दो हाफ,
फिर स्टेयर मेथड के अकॉर्डिंग शुरुआत कर लो x1 y1 से। तो पहला पेयर क्या, x1 y1, दूसरा पेयर क्या। अच्छा बाय द वे बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखना जो आपको पढ़नी चाहिए, क्या भाई, कि ये साइक्लिक ऑर्डर में हो। मतलब ऐसा ना हो कि आप ऑर्डर कुछ तो भी रैंडमली शिफ्ट कर लें। मतलब अगर आप रखें, देखो अगर आप रखें, पहली बात तो मॉड लगा लेना, क्योंकि साइन पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है। तो सर नेगेटिव आया तो पॉजिटिव कर देना। मॉड लगाने का पॉइंट ही तो ये, मॉड लगाने से, क्योंकि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी और एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता ना, आप बात समझ पा रहे हो। मेरा आपसे बस ये कहना है कि अगर आपने ये लिया, जैसे आप ट्राइंगल की साइड ले रहे हो, जैसे इस पॉलीगन के आप ऑर्डर लिख रहे हो, तो आप या तो पूरा का पूरा कैसे लिख लेना, क्लॉकवाइज, या सारे के सारे वर्टाइसेस कैसे लिखना, एंटी क्लॉकवाइज। पर ऐसे मत करना सर पहले ये लिख लिया, फिर ये लिख लिया, फिर ये लिख लिया, फिर ये, ऐसे हर कुछ मत करना। क्या बात समझ पाए सर? समझ गए। मतलब अब सुनिएगा ध्यान से, अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो बिल्कुल सर पहले x1 y1 लिखा, क्लॉकवाइज घुमाना है तो अगला लिख लिया x2 y2, अगला लिख लिया x3 y3। सर क्या यही गाड़ी रोक दूं? एक मिनट थोड़ा रुके, आपने शुरुआत कहां से की थी, तो वापस उस पर खत्म करिए, x1 y1। सर ये स्टेयर बना के करेंगे क्या, इसका करेंगे क्या, बिल्कुल आप सुन लीजिए, इसका बना के करना क्या। आप क्या करेंगे सुनिए, x1 और y2 का प्रोडक्ट लिया माइनस x2 y1 प्लस, देखो मैं लिख भी देता हूं, हाफ तो है ही, और मॉड लगाना। मॉड मतलब सिग्नेचर आप हमेशा पॉजिटिव इंश्योर करोगे। तो पहले किससे शुरू किया सर, पहले शुरू किया x1 y2 और माइनस क्या स्टूडेंट्स, x2 y1, फिर इसमें प्लस किया। किसको प्लस करना है भाई, इसके बाद अब अगला पेयर कौन देगा, x2 y3 माइनस x3 y2। तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा x2 y3 माइनस ऑफ कोर्स x3 y2। और क्या करेंगे सर, एक मिनट अभी रुकिए जरा, एक और आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, x3 y1 माइनस x1 y3। तो एक और आपका पेयर क्या आएगा स्टूडेंट्स, x3 y1, आई एम रियली सॉरी मैंने माइनस लगा दिया, x3 y1 माइनस ऑफ कोर्स क्या स्टूडेंट्स, x1 y3। और मॉड जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये नेगेटिव भी आ सकता है, यू नेवर नो। और अगर ऐसा आने वाला है तो उसको मॉड लगा के हम पॉजिटिव बनाएंगे। क्या आपको स्टेयर मेथड समझ आई? एंड डिड यू ऑल अंडरस्टैंड कितनी आसान, कितनी इंटरेस्टिंग और कितनी बेहतरीन सी ये मेथड है, जिससे आप किसी भी पॉलीगन का एरिया निकाल सकते हो बिना वो फॉर्मूले जाने जो ज्योमेट्री में आपने शायद कभी सीखे हो, कि सर ट्रेपेजियम, क्वाड्रिलैटरल, काइट, उसमें रोम्बस आ जाएगा, उसमें पैरेललोग्राम आ जाएगा, कितनी सारी चीजें। और भी तो ये क्वाड्रिलैटरल कैसे, फिर पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, कुछ भी ले लो सर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कैसा भी पॉलीगन ले लो, आपको तो हम फॉर्मूला दो, हम आंसर निकाल देंगे। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दैट? कितना आसान है। और इसी वजह से ये बहुत इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, कोऑर्डिनेट, कि ये ज्योमेट्री को एक देखने का अलग नजरिया देता है, एक अलग पर्सपेक्टिव देता है, आपकी वो प्रॉब्लम्स को बहुत जनरलाइज करके बहुत अच्छे, इफिशिएंट और इफेक्टिव आंसर्स देता है। क्या ये बात डाइजेस्ट हो रही है? और अगर ये बात आपको डाइजेस्ट हो गई, अगर ये फॉर्मूला आपको डाइजेस्ट हो गया, आई होप आप समझ पाए, तो मेरा कहना है कि आप मेरी हेल्प करोगे क्या एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। फिर से वही कहानी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने है, देखो अच्छे से, समझो इसे, और ट्राई करके जल्दी से मुझे आंसर लिख के बताओ कि आप कैसे इसे सॉल्व करोगे। अच्छा, आंसर लिखते वक्त आप मुझे बता सकते हो कमेंट में लिखकर कि आपने इसका आंसर क्या निकाला और क्या मेथड यूज की, क्या अप्रोच यूज किया। आई वुड रियली लाइक टू नो कि आपकी क्या मेथड रही, कि आप इसे कैसे वर्कआउट कर पाए। मेरा यकीन है आपने स्क्रीन पॉज करके इसको अटेम्प्ट किया। अच्छा देखो भाई क्या लिखा है यहाँ पर, देखो जरा ध्यान से। सर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। सर कोलिनियर क्या होता है? क्या आप भूल गए हो कोलिनियर क्या होता है स्टूडेंट्स? कोलिनियर का मतलब क्या? सर कोलिनियर मतलब अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसी पर ये पॉइंट्स लाई करेंगे। आपको हिंट समझ आई? हिंट मैं फिर से बताता हूं, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसी पर ये तीनों पॉइंट्स लाई करेंगे। सर अगर मैं ये मान लूं कि अगर ये तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो इन तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं तो उस ट्रायंगल का कुछ ना कुछ एरिया होना चाहिए। पर आपने तो माना सर ये नॉन कोलिनियर समझते हो ना, एक लाइन पे लाइन ही करे, मतलब ऐसे कुछ, जैसे क्या बनेगा ट्रायंगल। बट सर चूंकि ये नॉन कोलिनियर नहीं है, तो इनसे ट्रायंगल बनेगा क्या? नहीं बनेगा। मतलब उस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 0। सर ट्रायंगल का एरिया 0 होगा, मतलब जब ट्रायंगल बना ही नहीं तो एरिया कहाँ होगा, और एरिया नहीं होगा तो एरिया कितना होगा? 0। कुछ हिंट समझ आई या नहीं? और अगर हिंट समझ आई है तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। सर मैं तो ये बोलूंगा कि यहाँ पे आप मेथड यूज कर लो। कौन सी मेथड? आपकी साइक्लिक एरिया निकालने वाली मेथड, जो हमने स्टेयर मेथड सीखी है। बस उस मेथड से एरिया निकालो, और एरिया किसके इक्वल रख दोगे? 0 के इक्वल। और जल्दी से 0 के इक्वल रख के मुझे आंसर बताओ स्टूडेंट्स। तो क्या आप एरिया निकाल पा रहे हो भाई? क्या करेंगे सर, एरिया कैसे निकालें? स्टेयर मेथड याद आ रही है या नहीं? सर कैसे सोचते हैं, भूल गए हम तो भाई सबसे पहले तो आप लिखो क्या? के और क्या?
2 माइनस टू के, क्या 2 माइनस टू के को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके 2 टाइम्स 1 माइनस के लिखूँ तो आपको चलेगा? तो चलेगा। सेकंड, साइक्लिस मतलब एक ही ऑर्डर में लेना है, तो यहाँ पे अगला क्या जाएगा सर, माइनस के प्लस 1 को भी 1 माइनस के लिख लें तो बिल्कुल लिखो, उसने घुमा के आपको दिया है। और ये क्या हो जाएगा सर, ये लिखा हुआ है 2 के, अच्छी बात है सर। -4 माइनस के, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये k प्लस 4 जैसा दिख रहा है, तो क्या मैं इसे k प्लस 4 विद अ नेगेटिव साइन, बिल्कुल लिख लो। और ये क्या है सर, 6 माइनस 2 के, अगर 2 कॉमन लिया, अगर 2 कॉमन लिया यार अदर मैं अगर -2 ही कॉमन ले लेता हूं तो क्या दिखेगा, गौर फरमाइए, ये हो जाएगा सर k माइनस 3, अंदर क्या हो जाएगा सर k माइनस 3। लेकिन अगर आपने यहाँ पे खबरदार एक गलती कर दी, गलती क्या होगी भाई सर, अभी ये तीनों लिखे लेकिन साइक्लिसिटी मेंटेन करने के लिए आपको ये फर्स्ट जैसे आपने शुरुआत की थी वापस लिखना है, भूले तो नहीं हो, नहीं सर। तो अगला जो टर्म आएगा वो क्या होगा, वापस आपका पहला वाला जो कि है k, और क्या स्टूडेंट्स 2 टाइम्स 1 माइनस के, और इसमें आप अप्लाई करिए स्टेयर मेथड। ऑफ कोर्स यहाँ पे लिखोगे 1/2 और वो प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 0 के, तो 1/2 घुमा के इधर ही आ जाएगा ना। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि 1/2 को मैं लिखूं, क्या ये बात आप समझ पाए? और ये जो भी एक्सप्रेशन आए इस पे मॉड लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये है तो 0, तो 0 का मॉड तो 0 ही होता है ना, तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। तो सर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे सर, स्टेयर मेथड याद होगी तो कर लेंगे। तो स्टेयर मेथड कैसे अप्लाई करना है, स्टेयर मेथड अप्लाई करने का तरीका यहां से शुरू करो। तो k इंटू 2k कितना होता है सर, k इंटू 2k होता है 2k स्क्वायर, लिख दो। तो ये क्या हो जा रहा है 2k स्क्वायर। फिर क्या करेंगे सर, फिर आप यहां से उठा लो, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, माइनस करेंगे, है ना, ये प्लस ये माइनस, याद आ रहा है, मतलब ऊपर से नीचे जाना है तो प्लस, नीचे से ऊपर जाना है तो माइनस, ऐसे याद रख लो भाई, है ना। तो सर क्या 1 माइनस के 1 माइनस के, ये भी 1 माइनस के लिखा है, तो 1 माइनस के का स्क्वायर बट विद अ नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, यहाँ पर हम लिखेंगे -2 टाइम्स 1 माइनस के का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे सर, फिर आप देखो फिर से आप इसका प्रोडक्ट ले लोगे, तो इसका जैसे ही प्रोडक्ट लोगे तो 1 माइनस के माइनस 3। आई होप आपको बात समझ आई, 1 माइनस के इंटू के माइनस 3। तो पहले तो ये लिख लो सर क्या, 1 माइनस के इंटू के माइनस 3। बात करते हैं आगे क्या करनी है, पर पहले तो हम लिख लेते हैं 1 माइनस के और के माइनस 3। सर ऐसा क्यों किया, प्लस साइन क्यों हटाया, क्योंकि के माइनस 3 के आगे है -2, तो वो प्लस साइन में जब -2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ -2 आ जाएगा, क्या बिल्कुल आ जाएगा सर। और क्या करने वाले हो आप, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी आप ये भी तो करोगे, तो इसमें वापस नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 2k इंटू के प्लस 4, ये क्या मिलेगा सर, पॉजिटिव 2k इंटू के प्लस 4। क्या मैं कहानी यहीं रोक दूं, क्या इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है? एक मिनट सर, गड़बड़ कर रहे हो आप, अभी ये भी तो बचा है। तो यहाँ पर क्या आएगा सर, ध्यान से देखना, ये प्लस आएगा लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 2 टाइम्स के प्लस 4 इंटू 1 माइनस के, आई रिपीट 2 टाइम्स के प्लस 4 इंटू 1 माइनस के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स k प्लस 4 इंटू ऑफ कोर्स 1 माइनस के। और क्या करेंगे सर, अभी आपका एक पार्ट और बचा है और ये होगा नेगेटिव, बट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा 2k टाइम्स k माइनस 3। तो क्या लिखेंगे भाई, जल्दी से बोलो, 2k टाइम्स ऑफ कोर्स k माइनस 3, और ये किसके इक्वल होगा सर, ये इक्वल होगा 0 के। कुछ गलती तो नहीं की, अच्छे से क्रॉस चेक कर लीजिए, कुछ लिखा है तो गलत कमेंट में लिख के बताना भाई, अगर गलत लिखा होगा तो आंसर गलत आ जाएगा और फिर हम सही करेंगे, तो अगर हो तो बता देना। तो कैसे करेंगे सर, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई किया तो सर ये तो लिखा हुआ है 2k स्क्वायर, सो लेट्स कीप इट एज 2k स्क्वायर। अच्छा, मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप वैसा सोल्यूशन नहीं लिख रहा हूँ कि प्लस लगाया फिर वैसा साइन लगाया, हम ओरिएंटेड हैं आंसर की तरफ, हम निकालना चाह रहे हैं फाइनल आंसर, है ना। तो हमारी मेथड आंसर ओरिएंटेड है, आई होप आप समझ पा रहे हो। और हम अप्रोच अपनी कस्टमाइज कर रहे हैं कि हम फटाफट निकाल पाए, और हम ऑफ कोर्स कम से कम लिखना चाह रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन दिमाग में करना चाह रहे हैं ताकि हम अपना टाइम बचा पाएं और आंसर इफिशिएंटली और जल्दी निकाल पाएं। तो इस पर बात की जाए तो ये लिखा हुआ है 2k स्क्वायर। सर ये क्या होगा, ध्यान से देखो, 1 प्लस k स्क्वायर माइनस 2k, उसको जब नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा सर एक मिनट रुको, तो आप थोड़ा सा सब्र रखो, और मैं कह रहा हूँ 2k स्क्वायर लिख लेना, पर आपको थोड़ा सा दिख रहा है क्या, ये 2 हटाओ, ये 2 हटाओ, ये 2 हटाओ, ये 2 हटाओ, सर यहाँ से भी 2 हटाओ और यहाँ से भी 2 हटाओ। क्या आप मेरी बात समझ पाए, क्योंकि ओवरऑल पूरा 2 कॉमन लेके उधर पहुंचा दिया, 0/2 0। बात समझे, क्या समझ गए सर? अब करते हैं, है ना। तो ये क्या दिख रहा है सर, ये दिख रहा है k स्क्वायर, है ना। अब सुनिएगा, ये 1 माइनस के का होल स्क्वायर बट विद द नेगेटिव साइन, सो -1 माइनस के स्क्वायर प्लस 2k। कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है किसी स्टूडेंट को किसी बात से? नहीं है सर। अब क्या, सुनो, 1 इंटू के, सुनना ध्यान से, ये क्या हो रहा है k, और माइनस के माइनस 3, ये हो जा रहा है प्लस 3k। आई होप आप बात समझ पाए, ये हो जा रहा है k, देखो ये क्या हो जा रहा है k, और ये हो जा रहा है प्लस 3k।
क्या आप मेरी बात समझ आए? तो सर आ रहा है +4k को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो -4k, कोई दिक्कत तो नहीं है सर। एक छोटा सा काम और कर लो, 1 इंटू -3 का नेगेटिव साइन के साथ +3। एक और छोटा सा काम सर, ये भी तो बच रहा है आपका, तो -k² नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो कितना, +k²। बहुत बढ़िया सर, ये भी बात समझ आ गई। और क्या करना है, और आगे बढ़ाते जाओ गाड़ी। तो k टाइम्स k + 4, तो ये क्या हो जा रहा है सर, k² + 4k, है ना। कुछ सिंप्लीफिकेशन का स्कोप था क्या, अगर कुछ कर सकते थे तो कर सकते थे, पर ऐसे ही कर लो, बात जो भी है निकल कर आ जाएगी। सर इसका क्या करोगे, मल्टीप्लाई करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, देखो ध्यान से फिर से, ये आ जा रहा है k और ये आ जा रहा है -4k, आप समझ रहे हो, ये k -4k, सो -3k, -3 को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा +3k। बहुत बढ़िया सर। और क्या बोल रहे हो आप, मेरा कहना है आप एक काम और कर लो, 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4, नेगेटिव साइन के साथ -4। बढ़िया सर। एक काम और कर लो आप, k इंटू -k² और नेगेटिव के साथ कितना, +k²। एक्सीलेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। k² -3k, क्या आपको दिख रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे भाई, इसे हम लिखेंगे k² -3k = 0। बढ़िया सर, यहाँ तक तो जीवन आसान है, पर अब क्या करेंगे, अब सिंप्लीफाई करो, k की वैल्यू निकालेंगे कुछ ना कुछ करके, क्वाड्रेटिक बनेगी, लीनियर इक्वेशन बनेगी, जो भी होगा। तो कुछ सिंप्लीफिकेशन अगर मैं देखूं तो सर k² से k² हट जा रहा है, बहुत खुशी की बात है। और कहीं k² हट रहा है क्या, क्योंकि सर सारे k² पॉजिटिव हैं, तो वो तो बात नहीं बन पा रही। पर अगर k² अब सोच ही रहे हैं तो देखो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो क्या मिल रहा है सर, ये मिल रहा है 4k²। कोई तकलीफ तो नहीं है। अब सुनना ध्यान से सर, आप देखो ध्यान से, -4k से +4k कैंसिल, और थोड़ा और ध्यान से देखो सर, -3k से +3k कैंसिल। बहुत बढ़िया। तो k वाली टर्म्स और क्या बच रही हैं, k वाली टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से तो मुझे तो बस 2k दिख रहा है, आपको कुछ और दिख रहा है तो बताओ, दिख रहा है क्या सर, नहीं दिख रहा है, तो क्या लिख दें भाई, लिख दो सर 2k, ठीक है लिख दिया, देखेंगे बचेगा तो समझेंगे। अब क्या क्या बच रहा है सर आपके पास, मेरे ख्याल से अब हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स बची हैं, जो कि है -1 और +3। कुछ और आपको दिख रहा है तो बताओ, आपको दिख रहा होगा क्या, -4 भी दिख रहा होगा, है ना। तो सुनिएगा ध्यान से, समझना बात को, -4 -1 -5 + 3 इज -2। कुछ और तो मैंने मिस नहीं किया, अगर किया है तो लिख देना भाई, वरना आंसर गलत आएगा, मतलब आंसर गलत पता तो चलेगा नहीं, पर आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो फाइनली 2 कॉमन और ले लो सर, जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा आपका। तो अगर 2 कॉमन लिया तो क्या लिखेंगे, देखो 2 कॉमन लिया तो 2k² + k - 1, ये इक्वेशन क्या बन रही है, 2k² + k - 1 = 0। क्या आपको दिख रहा है, 2k² + k - 1 = 0। और सर यहाँ से आप अगर निकालो तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे काम करें क्या, आई होप आप जानते हो ये क्वाड्रेटिक है, राइट। आई होप आप बेसिक कंसेप्ट जानते हो कि क्वाड्रेटिक में हमारे पास 2 रास्ते होते हैं सर। एक तो आपका होता है क्या, वही श्रीधराचार्य मेथड, आई होप आपको याद है वो फॉर्मूला, या फिर सर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना। इनके बारे में डिटेल में जब हम चैप्टर पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक का, हाँ एलजेब्रा में, तब और अच्छे से बात करेंगे, बहुत मजेदार बातें करेंगे, बहुत अच्छे से स्क्रैच से जे एडवांस लेवल तक के डिस्कशन करेंगे। पर अभी अगर बेसिक सा आइडिया लूँ मैं तो सर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए -2 और सम चाहिए +1। कर सकते हो सर, कैसे, देखो मैं कोशिश करता हूं, बताना अगर सही हो तो। 2k² + 2k - k - 1 = 0। 2 × -1 -2 और 2k - k + k, हाँ सर बात बन गई। और बात बन गई तो लिखो भाई, यहां से मैं 2k कॉमन ले रहा हूं, यहां से मैं 2k कॉमन ले रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा k + 1। अब अगर इसे भी k + 1 बनाना है, इसे भी k + 1 बनाना है तो -1 कॉमन ले लेंगे, तो यहां से क्या मिल जाएगा, 2k - 1। डू यू ऑल गेट दैट? यस सर, वी ऑल अंडरस्टूड दैट, आई पॉसिबली थिंक सो। अब क्या, अब अगर लग रहा है तो सर दो प्रोडक्ट्स का, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0, तो k की वैल्यू क्या आनी चाहिए, या तो -1 या फिर क्या 1/2, एंड दिस शुड बी योर आंसर। डू यू ऑल गेट दैट? क्या ये सोल्यूशन आप सभी को समझ आया? क्या बड़ा बेसिक सा डायरेक्ट सा आंसर आप सभी को क्लियर हुआ? जल्दी से इसे देख लो, समझ लो, और मुझे बस इतना बता दो कि यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्या आपको क्लियर हैं, क्या आपने देख लिया? ऐसे 2 पॉइंट्स आपको निकल के आएंगे और इन 2 पॉइंट्स पे बात होगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया और ये MSQ में आ गया, अगर ये MSQ में आ गया, MSQ समझते हो ना, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शंस जो कि आपको जे एडवांस में मिलते हैं, तो अगर ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में आया और वहाँ पर ये दोनों ऑप्शन रहे, मतलब ऑप्शन ए में कुछ रहा, ऑप्शन बी में कुछ रहा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में भी कुछ रहा, पर मान लो ये दोनों ऑप्शन रहे -1 और 1/2, तो आप किसे मार्क करोगे?
ये MSQ का क्वेश्चन है। सर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होंगे तो हम ए और बी दोनों मार्क कर देंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस यहाँ और रखिए। ये IIT JEE मेंस और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन है जनाब, तो अगर आंसर आता है तो आंसर बस ऐसे ही नहीं आता है, अपने साथ और भी कई सारी कहानियाँ लेकर आता है। तो मेरा बस आपसे कहना है, आपने दो वैल्यू निकाली ना सर, क्या क्या निकाली, एक तो -1 और एक 1/2। आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। और -1 और 1/2 आपने क्या क्या वैल्यू निकाली सर? हमने दो वैल्यू निकाली, के की एक वैल्यू तो निकाली -1 और एक हमने के की वैल्यू निकाली 1/2। एक काम करो, मेरी हेल्प करो आप -1 रख के इन पॉइंट्स को निकालने में। सर ठीक है, -1 रखा तो ये क्या हो जाएगा, सुनिएगा जैसे -1 रखती ये हो जा रहा है -1 -1 रखती देखो +2, तो 2 + 2 कितना 4 है ना, तो ये -1,4। ठीक है सर, यहाँ पे रखा, सो -1 का -1, 1 + 1 कितना 2 और ये -1 तो ये कितना है -2। अच्छी बात है सर, ये कब, जब k की वैल्यू -1 रख रहे हैं। और यहाँ जब रखा तो -1 + 1 -4 + 1 इज -3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, -2 - 1 यानी +2 और 6 + 2 कितना 8। सर ये आ जा रहे हैं आपके कब, जब आप k की वैल्यू रख रहे हो -1। ठीक है सर, अच्छी बात है। आप एक काम और कर लो, आप k की वैल्यू 1/2 और ट्राई कर लो सर। k की वैल्यू 1/2 ट्राई की, k की वैल्यू 1/2 ट्राई की तो हो जाता है 1/2। 1/2 रखा तो -1 और 2 - 1 कितना 1। सर 1/2 यहाँ भी ट्राई कर लो, 1/2 यहाँ ट्राई किया तो सुनिएगा ध्यान से, 1/2 यहाँ ट्राई किया तो 1 - 1/2 1/2 और ये भी क्या है 1। सर ये तो गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ कैसी हो रही है, एक मिनट, अब ये भी ट्राई कर लो। 1/2 रखा तो ये कुछ आ जाएगा और ये भी कुछ आ जाएगा, है ना। जैसे 1/2 ये रखा तो 1 बचा तो 6 - 1 5 और 1/2 यहाँ रखा तो -4 - 1/2 जो कि ऑफकोर्स 4.5 यानी 4.5 यानी 9 का आधा, है ना, तो ये हो जाएगा 9/2, है ना, ये हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ 9/2। मेरा आपसे बस ये कहना है, यहाँ पे तो ये दोनों एक ही वैल्यू है, तो क्या दिक्कत है सर, हमको तो कोलिनियर प्रूव करना था। एक मिनट थोड़ी सब्र रखिए जनाब, आपने गड़बड़ कर दी है। गड़बड़ आपने कर दी है कि आपके पास अब दो अलग अलग पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है। कौन सा, 1/2, 1 और एक पॉइंट है -9, ऑफ कोर्स -1/2। जितना मुझे समझ आ रहा है मैं एक बार देख लेता हूँ, -9, 1/2 नहीं 5, है ना, ये कितना है 5। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि दो पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होते हैं। कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या होती है कि अगर किन्हीं पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए तो एक ही स्ट्रेट लाइन पे सारे पॉइंट्स अगर लाई करें तो वो पॉइंट सारे कोलिनियर होते हैं। तो दो पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर होंगे ना। ये दो पॉइंट इनको ज्वाइन किया तो एक लाइन बन गई, तो ये तो कोलिनियर ही होंगे। दे आर एनीवे बाउंड टू बी कोलिनियर। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आई सिंपली मीन टू से कि सर दो पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर होंगे, तो k की वैल्यू जब आप -1/2 रख सॉरी k की वैल्यू जब आप 1/2 रख रहे हो ना, तो आपको तीन यूनिक अलग अलग पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, आपको दो ही पॉइंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों सेम हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं है और ये दोनों अलग अलग नहीं है। तो एक मिनट सर, जो k की दो वैल्यू आई है ना, उनमें से एक वैल्यू डिस्कार्ड कर देना, वो आंसर नहीं है। k की वैल्यू अगर 1/2 है तो वो 3 पॉइंट नहीं है, वो दो ही पॉइंट है और दो पॉइंट हमेशा एनीवे कोलिनियर होते हैं। तो k की वैल्यू 1/2 डजंट हेल्प, एंड इफ इट डजंट हेल्प व्हाट इज गोइंग टू हेल्प, k की वैल्यू -1। तो सर अगर ये MSQ भी होता ना, तो एक समझदार स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन मार्क करता? एक समझदार स्टूडेंट सिर्फ -1 मार्क करता, 1/2 को मार्क नहीं करता। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड किस बारीकी पे, किस स्तर पे खेल होगा, किस स्तर पर, लेवल पर चीज़ों को लेके जाया जाएगा, और इतनी बारीकी से चीज़ें सोचनी पड़ेगी। आप पूरा आंसर भी निकाल लो पर ये गड़बड़ अगर करके आ जाओ तो इस तरीके से आपका आंसर डिस्कार्ड हो जाएगा और कोई मार्क्स नहीं मिलना है। मतलब सर पूरी मेहनत करके आए फिर भी गड़बड़ हो जाएगी, बिल्कुल। तो इतने से बारीक लेवल पे चीज़ें खेलनी होगी अगर आप JEE मेंस और एडवांस लेवल तक तैयारी कर रहे हो तो। क्या आपको बातें समझ आई? आई होप आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी और सीखा कि सिर्फ आंसर लाना मैटर नहीं करता है, उस आंसर में भी कई सारे राज छुपे होते हैं जिनको डिस्कवर या डिस्क्लोज करना होता है, राइट। और अगर ये क्वेश्चन समझ आया तो मैं चाहूँगा आप एक और क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अच्छे से पढ़ो और मुझे बताओ कमेंट में लिखकर कि आप क्या आंसर निकाल कर ला रहे हो और कैसे ला रहे हो, और आपने क्या तरीका यूज़ किया ये भी बताना भाई। मैं चाहूँगा आपसे जानना कि आप कैसे फिगर आउट कर रहे हो। मतलब कमेंट में दोनों बातें लिखा करो कि सर कैसे आया, क्या किया और क्या मेथड यूज़ की। तो जल्दी से स्क्रीन पॉज करो, ट्राई करो भाई। मेरा कहना है कि अगर मैं ट्राई करूँ तो लिखा क्या है पहले तो वो समझते हैं। क्या आप रैशनल और इरैशनल समझते हो? आई होप आप ये बात समझते हो कि रैशनल और इरैशनल क्या होता है। जैसे अगर मैं एक नंबर लिखूं √3, है ना, तो सर बस ये अंडर लग जाने से कोई नंबर इरैशनल हो जाता है क्या? एक मिनट थोड़ा रुके। आपने पढ़ा है ना, जैसे कि एक नंबर है 1.2, तो सर ये एक अच्छा नंबर है। ये अच्छा नंबर क्यों है? क्योंकि टर्मिनेट हो गया। ठीक है सर, अगर ये टर्मिनेट नहीं हुआ तो जैसे लिखा है 1.3333 और ये 333 चलता चला जा रहा है, मेरे लिए ये भी एक अच्छा नंबर है। भले ही ऐसा लिखा हुआ है, मैं इसको फ्रैक्शन में यानी p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ।
क्या बात कर रहे हो सर? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। पर सर अगर एक ऐसा नंबर होता 3.7239 और ये चलता चला जाता और कुछ ना कुछ नया नंबर आता जाता, मतलब अगर इसमें जो अगले डिजिट्स आ रहे होते ना उसमें कोई रिपीटेशन नहीं दिखता, उसमें कोई पैटर्न नहीं दिखता, ना ही वो टर्मिनेट हो रहा होता। तो अगर यहाँ पे ऐसा कुछ सिनेरियो होता कि ना तो उसमें कोई रिपीटेशन दिखता ना ही कोई टर्मिनेशन दिखता, तो वो चलते ही चला जाता। जैसे पाई, अब कहने को कोई समझदार कहेगा कि सर पाई तो 22/7 होता है। नहीं जनाब, पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती, मतलब पाई चलता चला जाता है, 3.14 के बाद भी और डिजिट्स आते जाते हैं, उनमें कोई पैटर्न नहीं दिखता सर, नहीं दिखता है। क्या वो टर्मिनेट नहीं होते? नहीं होते। तो प्रॉब्लम समझ आई? प्रॉब्लम यही है जनाब कि पाई इज नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग, एंड दैट्स व्हाई पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर, पाई इज नॉट अ फ्रैक्शन, पाई कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पी बाई क्यू फॉर्म। तो ऐसे जो भी नंबर्स हैं जो पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते, जैसे इसे और इसे मैं कर सकता हूं तो ये फ्रैक्शन है, बट जैसे मान लो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। जैसे पाई 22/7 फ्रैक्शन है क्योंकि पी बाई क्यू फॉर्म है, लेकिन पाई की ये क्लोजेस्ट वैल्यू देता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। तो पाई इज नॉट अ फ्रैक्शन, पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज एन इरैशनल नंबर। डू यू ऑल गेट दैट? अब वापस अगर मैं इस बात पर आऊं जिस बात पर हम बात कर रहे हैं, इफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल हैविंग रैशनल कोऑर्डिनेट्स, मतलब सर, मतलब एक सेकेंड आप मुझे दीजिए, यहां पर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो ये है x1 y1, कॉमा है ना, घबराना मत ऐसे देखकर, ये है x2 y2 और ये क्या है सर, ये लिखा हुआ है x3 y3। ठीक है सर, ये बात आपकी मान ली। अब अगर आपसे कोई कहे कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो कोऑर्डिनेट्स है सर ये रैशनल कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कैसे हैं सर, ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये रैशनल है ना, ये जो तीनों पॉइंट्स है सर ये और ये तीनों रैशनल है। ठीक है सर, अच्छी बात है, आपकी बात मान ली। तो वो कह रहा है कि इस तरीके से अगर किसी ट्रायंगल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वर्टाइसेस के, अगर वो रैशनल है तो फिर वो आप कुछ भी कर लो, वो ट्रायंगल इक्विलैटरल नहीं होता है। समझ में आई बात? सर ये कैसे प्रूव करेंगे? कुछ तो भी बात कह रहे हो आप, मतलब आप बहक गए हो, कुछ तो भी बात हो रही है, मतलब क्या इस बात का कोई कनेक्शन है कि 3 पॉइंट से अगर वो रैशनल है तो वो ट्रायंगल इक्विलैटरल बना दो सर, क्या दिक्कत है, रैशनल लेके बना दो। तो मैं कह रहा हूं बना के बता दो आप मेरी बात को गलत प्रूव कर दो, बात खत्म हो जाएगी। या आप प्रूव कर दो कि अगर रैशनल है तो इक्विलैटरल नहीं होता है, कुछ तो करो, बताओ तो। पर सर कैसी, कोई तुक ही नहीं है ना, कोई सिर और पैर ही नहीं है इस बात का। आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? कुछ तो भी बातें हो रही है। मेरा कहना है कुछ तो भी बातों का तो मतलब है, यहाँ पर बातें ऐसे ही आने वाली हैं आपकी एग्जाम में जनाब। और ये बुक कोई छोटी मोटी बुक नहीं है, ये बुक इतनी मज़ेदार, इतनी शानदार, इतनी कॉम्प्रहेंसिव बुक है जिससे आप अगर स्क्रैच से करते हो ना करना शुरू, तो बिल्कुल आपके हर एक कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कंसेप्ट समझाना और आपको ग्रेजुअली इजी से मॉडरेट से टफ लेकर आपको मेंस और एडवांस तक की तैयारी करवाएगी। इतनी इनसाइट्स, इतनी गहराई, इतनी बारीकी में ये बातें आपको बताएगी किताब। ये बहुत शानदार, मतलब इसे बहुत रिसर्च के बाद चुना गया है कि हाँ बहुत सारे ऑप्शंस वी हैड एंड फाइनली वी केम अप विद दिस थॉट कि चलो सिंगेज करेंगे। तो बस ऐसे उठा के नहीं कि बस नींद से उठे और बोला कि सिंगेज पढ़ लेते हैं। देयर वॉज अ प्रॉपर रीजन। और ये बुक है, मतलब इस बुक के 5 पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, और हर एक पार्ट को डिटेल में पढ़ा, और इसको नहीं पढ़ना तो फिर क्या पढ़ना है, मतलब ये तो सब करा देगी। तो इसलिए मतलब दिस इज समथिंग, आई होप आप ये वर्ड समझ रहे हो, दिस इज द बाइबल ऑफ मैथमेटिक्स। चलो सारी बातें छोड़ो, आप तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सर आंसर छोड़ो, आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे? मेरा कहना है आप अगर मुझे ये बताओ कि कोई ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 है ना, x2 y2, फिर क्या लिखा है x3 y3, और साइक्लिसिटी से वापस यूज़ करूँ तो x1 y1, और आप कहते हो सर इसमें वो स्टेयर मेथड लगाओ, तो इस तरीके से आप एरिया निकालते हो। तो एरिया निकालोगे तो 1/2 आएगा। मॉड में ये सब आएंगे सर, जैसे क्या आ जाएगा x1 y2 x2 y1, फिर वही x2 y3 माइनस दिस और फिर माइनस दिस, ऐसी ये सारी टर्म्स आती चली जाएंगी। आप मेरी बात समझ रहे हो? और ये जो सारी टर्म्स आएंगी, आप समझो बात को, ये सारे नंबर्स रैशनल है, मतलब ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। एंड डू यू अंडरस्टैंड? मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं किन्हीं 2 रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट लूँगा, फिर मैं क्या करूंगा, उसमें से कोई रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करूंगा, एंड आई होप यू रियलाइज 2 रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट भी रैशनल होता है और 2 रैशनल नंबर्स का डिफरेंस या सम भी रैशनल होता है। और रैशनल नंबर को 1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, रैशनल। आप मेरी बात समझ रहे हो? मेरी आपसे बात यह है कि जो इसका एरिया आएगा, जिसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये सब क्या है, रैशनल, तो उस ट्रायंगल का एरिया भी रैशनल आएगा। आप निकाल के देख लो। कंडीशन क्या है कि सर कभी भी रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई या ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका जो जनरेट होगा नंबर वो रैशनल ही होगा। ये बड़ी बेसिक सी बात है स्टूडेंट्स।
तो इस बात से क्या कहना चाह रहे हो आप? मैं स्टूडेंट्स इस बात से कहना चाह रहा हूँ कि ऑफकोर्स जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करोगे तो क्या आएगा सर? डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ किया। अच्छा सारी बातें छोड़ो सर, आप मुझे इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया बता सकते हो क्या? मैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे आ रहा हूँ स्टूडेंट्स, पर आप मुझे इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया बता सकते हो क्या? जैसे मान लो ये है आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, अगर मुझे इसकी साइड की लेंथ पता है ए, तो आपको पता है ना कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, आई होप यू रिमेंबर, if it is an equilateral triangle, then इसका जो एरिया दिया जाता है वो होता है √3/4 टाइम्स साइड का स्क्वायर। √3/4 टाइम्स साइड का स्क्वायर। क्या आपको स्ट्राइक कर रहा है मैं आपको किस तरफ ले जाना चाह रहा हूँ? जैसे सर इसकी एक साइड है मान लो ऑफकोर्स x1 y1 लाइक कोऑर्डिनेट, और दूसरा कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स का x2 y2, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लोगे ए निकालने के लिए। तो ए कैसे निकालोगे? हो जाएगा सर अंडर ओवर ऑफकोर्स क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ कोर्स y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप इस a की वैल्यू को यहाँ रखोगे तो मान लिया सर आपका ये अंडर रूट हट जाएगा, आपका अंडर रूट हट जाएगा, और अंडर रूट हटेगा तो आपका जो ट्रायंगल का एरिया आएगा वो होगा √3/4 टाइम्स a स्क्वायर, और a स्क्वायर में से अंडर रूट हट भी गया तो ये क्या बचा रहेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो सर ये बन तो रहा है रैशनल, एक मिनट थोड़ी शांति रखो, एक मिनट थोड़ी शांति रखो। ये रैशनल, इनका डिफरेंस रैशनल, उसका स्क्वायर रैशनल, और ये भी रैशनल प्लस रैशनल, ये पूरा एक्सप्रेशन रैशनल को 4 से डिवाइड किया अभी भी रैशनल, लेकिन जैसे ही √3 से मल्टीप्लाई किया, द मोमेंट यू मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन बाय व्हाट, बाय √3, द प्रॉब्लम अराइजेस हियर। सर √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये बन गया इरैशनल। √3 इज एन इरैशनल नंबर, और ये पूरा एक्सप्रेशन बन गया इरैशनल। सर एक तरफ आप कह रहे थे कि इस ट्रायंगल का एरिया आएगा रैशनल, सर एक तरफ आप कह रहे थे इस ट्रायंगल का एरिया आएगा रैशनल, और यहां पे जब आप इस तरीके से निकाल रहे हो तो इसी ट्रायंगल का एरिया आ रहा है इरैशनल। आपकी बातों में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है सर हमको, कभी कुछ और कहते हो कभी कुछ और। बिल्कुल यही कॉन्ट्रडिक्शन तो समझाना चाह रहा हूं मैं आपको कि एक तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाला तो इसका एरिया आया इरैशनल, स्टेयर मेथड से निकाला तो एरिया आया रैशनल। तो बातों में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो यही तो बात गड़बड़ है कि अगर आपके कोऑर्डिनेट्स वर्टाइसिस के रैशनल हो तो ट्रायंगल का एरिया रैशनल ही होता है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर आपने इसके वर्टाइसिस को रैशनल नंबर ले लिया होता तो फिर उस केस में आपका एरिया इरैशनल आ रहा होता, और एक रैशनल और इरैशनल नंबर इक्वल नहीं होते। रैशनल एक अलग कैटेगरी है, इरैशनल एक अलग कैटेगरी, और दोनों में दुनिया का ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो रैशनल भी हो और इरैशनल भी हो। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? और ऐसा होगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं होगा मतलब आपकी बात में कुछ गड़बड़ है। बात में ये गड़बड़ है कि कभी भी किसी ट्रायंगल में अगर कोऑर्डिनेट्स रैशनल हैं तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल तो नहीं बनाएगा। अगर वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स रैशनल हैं तो फिर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं बनाएगा। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? तो इस बात से ये बात खत्म हुई कि हमने दो चीजें पढ़ी। क्या क्या सर? हमने पढ़ा डिस्टेंस फॉर्मूला, और हमने पढ़ा कि डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे आप चीजें डिराइव करते हो और अलग अलग जगह अप्लाई करते हो। और डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ हम इस बात पर भी आए कि आप कैसे बना लेते हो चीजें कन्वर्ट करके, किसमें? एरिया में। मतलब ट्रायंगल का एरिया ऑफ पॉलीगन, कैसा भी सर, रेगुलर इरेगुलर कैसा भी हो, और कैसे कोलिनियरिटी, और इन पर भी बातें निकल कर आती हैं। और हमने एक बहुत जरूरी मेथड सीखी स्टूडेंट्स, स्टेयर मेथड। आई होप आप भूलोगे नहीं। और अगर ये सारी बातें आपने सीख ली तो आज के सेशन में कोई परेशानी? मेजरली आज का सेशन डेडिकेटेड था डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस्ड। अगले टॉपिक को अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं है तो कमेंट में कोई परेशानी हो तो लिख देना। अच्छा, वीडियो से हेल्प मिल रही है, मज़ा आ रहा है, काफ़ी कुछ सीख रहे हो तो लाइक ज़रूर करना। एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब करने से कोई बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा, आप हमेशा नोटिफाइड रहोगे और आप हमेशा हर चीज़ देखते रहोगे। चैनल पर होने वाले इन वीडियोस से आप IIT JEE मेंस और एडवांस लेवल तक की तैयारी करने वाले हो स्टूडेंट्स, इंगेज मैथमेटिक्स की बुक से। तो मैं चाहूँगा कि आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहें कि वो भी इसको सब्सक्राइब करें। अच्छा, एक और छोटी सी बात स्टूडेंट्स, आई होप आपको पता है कि हमारा प्लेटफॉर्म पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। मतलब किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड, अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे एग्जाम की हम फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाते हैं। और बिल्कुल आप नोट्स के लिए एक्सेस मांग सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है गेट नोट्स, वहाँ पे क्लिक करिए। ये जो हमारे नोट्स हैं, जो हमारी ई बुक्स हैं जिन्हें हम रेफर करते हैं, इन सब के लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके कम्युनिकेट कर सकते हो। कोई डाउट हो तो आस्क योर डाउट एक बटन होगा वेबसाइट पर www.magnetbrains.com पर, या फिर हमारे इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आस्क योर डाउट, वहाँ क्लिक करके आपके जो भी डाउट हैं, जो भी परेशानियाँ फॉरवर्ड करिएगा, उन्हें रिजॉल्व करेंगे। और कोई बात हो तो कॉमेंट में लिख दीजिएगा। कोई परेशानी स्टूडेंट्स,
क्या ये लेक्चर समझ आया? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।